सफल होगी तेरी आराधना। आराधना कल इस घर से निकल रही है, वो भी बिल्कुल अकेली। घर के बाहर जो गेट है ना, वहां एक एम्बुलेंस में तुम आराधना का इंतजार करोगे और जैसे ही वो लड़की अपने बेटे को लेकर बाहर निकलेगी ना, तुम उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दो ताकि उसके चीखने और पुकारने की आवाज कोई भी न सुने। ठीक है, मैं उसको इस शहर से लेके चला जाएगा। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल सुबह होते अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। तुम माधव दास भारद्वाज। मुझे माफ कर दे विनायक। आज सिर्फ मेरे एक झूठ की वजह से तेरा सारा सच झूठा पड़ गया बेटा। आज जब मैंने उन्हें सच बताया ना, तो उन्होंने उसे ही झूठा मान लिया, मेरी बात तक नहीं सुनी। विनायक, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गलत समझा है। मैं लालची नहीं हूँ विनायक। मुझे लगा था कि वो लड़की एक सच्ची और ईमानदार लड़की है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन ये लड़की तो मेरी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट निकली। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक, तुम्हारी तकलीफ, और दूसरा झूठ। और उस लड़की ने झूठ भी कहा है और तुम्हारी आत्मा को तकलीफ भी पहुंचाई है। और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। तुम परेशान मत हो विनायक, मैं तेरी माँ हूं और मैंने तुझे जन्म दिया है। कोई तुझे अपनाए या ना अपनाए, कोई तुझे अपना माने या नहीं, लेकिन तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहेगी बेटा। हमेशा तेरा ख्याल रखेगी। मैं जहां भी जाऊंगी, जिस किसी हालत में रहूंगी ना विनायक, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी विनायक, हमेशा तेरे पास रहूंगी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा दामिनी, कभी माफ नहीं करूंगा। विनायक, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे।
तेरी किस्मत, तेरा भविष्य, सब कुछ सिर्फ पप्पा के ही हाथ में है। अब इन्हें ही हमें आगे की राह दिखानी होगी। सारा सामान रख दिया है ना मंडप में? सारे गेस्ट आने वाले, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगर मेनका मैडम को कुछ भी ठीक नहीं लगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब फूल यहाँ ऐसे कैसे पड़े? देखो यार, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना ये सारी कुर्सियाँ पीछे रहेंगी और सोफे आगे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? रखो इसे वहाँ पे जल्दी, ये जल्दी करो। माफ करिएगा दामिनी जी, आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई, तो इस वक्त विनायक को यहाँ से ले जाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। विनायक, ये तेरा अपना घर है और तेरे पापा, बुआ, चाचा, चाची सब यहीं रहते हैं। तेरा परिवार है ये, लेकिन कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे। इसीलिए मैं तुझे यहाँ से अभी तो लेकर जा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तू यहाँ वापस आ सके, अपने घर में आ सके और तुझे तेरी माँ के साथ साथ तेरे पूरे परिवार का प्यार मिले। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। जाओ देखो जाकर। अरे ओ आराधना, काम चोरी की भी हद होती है कि नहीं? यहाँ हम काम कर करके मर जा रहे हैं और मैडम बस्ता उठाई और चल दी घूमने। चंदा चुप दीदी, रहो। मैं जाके सारे मंडपों में हवन कुंड रखो और 10 वरमाला बनानी है और गुलाब की होनी चाहिए। मेनका मैडम को अच्छी वरमाला चाहिए। चंदा दीदी मैं जा रही हूँ। आराधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जलेबी दीदी ने कहा है घर में इतना बड़ा सामूहिक विवाह है और तुम घूमने जा रही हो। जाओ जाकर काम करो। चंदा, जबान खोलने से पहले किसी की बात पूरी तरह से सुन लिया करो। घूमने नहीं, घर छोड़कर जा रही है आराधना। अरे वाह, बड़ी जल्दी काम तमाम हो गया इनका। पैर की जूती पैरों में ही अच्छी दिखती है। अगर वो सर का ताज बनने की कोशिश करे तो उसे बाहर फेंकने में ही सबकी भलाई है। बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़ी हो। चिच्ची, ये आराधना अचानक कहीं जा रही है क्या? अचानक से आए झोंके इसी तरह अचानक से चले भी जाते हैं। हमारे भाई माधव नेक दिल जरूर है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं कि हर कोई उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। आराधना का असली चेहरा उसके सामने आ गया, इसलिए अब वो खुद इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल रहा है। चलो। चंदा, हमारी नानी हमेशा यही कहा करती थी कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया करते। अगर इस घर में हमसे ऊपर जाने की कोई कोशिश भी करेगा ना, तो उसे जमीन भी नसीब नहीं होगी। समझ गए तुम? जी मैडम। आज हम मौजूद हैं भारद्वाज निवास में, जहाँ सामूहिक विवाह का चैरिटी इवेंट चल रहा है। इसमें भारद्वाज परिवार अपने आसपास के गांव से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की गरीब लड़कियों को चुनकर उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। ये इवेंट भारद्वाज परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ये शादियाँ उसी तरीके से, उसी रीति रिवाज से होती है जैसे मानो भारद्वाज परिवार की खुद की शादियाँ हो रही हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस इवेंट की छोटी सी झलक। आइए, ये देखिए, पंडाल सज चुके हैं और मंडप गढ़ चुके हैं और दूल्हा दुल्हन के जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आज इस इवेंट के चीफ गेस्ट हैं हमारे अपने वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिस्टर अखिल नारंग, जो कि आज कुछ देर में आते ही होंगे। अरे सरपंच जी आ गए। और ये है हमारा तीसरा जोड़ा, अरुण और मीना। अरुण शहर में ट्रक चलाते हैं और मीना आंगनवाड़ी में बच्चे संभालती है। आप लोग इंतजाम से खुश तो है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं साहब, आपने इतना किया हमारे लिए, वही बहुत है। पता नहीं हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे, पर लेकिन दिल से पूरी दुआ देते हैं कि आपको जिंदगी में कभी खुशियाँ की कमी ना हो, अब जो चाहे आपको मिल जाए। दीदी मैं आता हूँ, मेरा फोन आ रहा है। ठीक, चलो। आराधना, तुम्हारा सामान दिखा दो। वो जलेबी दीदी ने कहा है कि तुम्हारे जाने से पहले एक बार तुम्हारा सामान देख लें। उन्हें लगता है कि तुम आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली जा रही हो। कुछ चोरी? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं चोर नहीं हूँ। पर ये तो तुम्हारा बैग चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। वो नहीं तो जलेबी दीदी मुझे डांटेंगी। वो कहती हैं कि किसी के मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो चोर है। ये पेन किसका है? ये मेरा ही है, मेरे दादू की आखिरी निशानी है ये। आराधना, ये मेरा ही है चंदा दीदी। बदायूं में जिन काकी के पास रहती थी उन्होंने दिया था मुझे ये, और ये सामान मेरा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चंदा, क्या हो रहा है वहाँ पे? और वो भी सबके सामने? साहब जी मैं तो नहीं करना चाहती थी, जलेबी दीदी ने कहा था मुझे। राज, ये चेक लो और जाके आराधना और उसके बच्चे को दे दो। इतना पैसा? ये साहब जी ने तुम्हारे बच्चे के लिए दिया है। तुम्हारी जिंदगी ठीक होगी इससे शायद। साहब जी को बोल दीजिए कि मैं नहीं ले सकती। उन्होंने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है, उनका और एहसान नहीं ले सकती अब मैं। अब मैं मंच पर माधव भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमान मंच पर आए और विवाह की रस्मों की शुरुआत करें। मुझे छोटी समझने के बाद भी विनायक उनका बेटा है ये ना जानते हुए भी साहब जी इस बच्चे के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। सच में वो बहुत अच्छे हैं। ये तो हमारे माधवदास जी का नेक दिल और बड़प्पन है कि इन युवक युवतियों का घर बसाने के बाद भी उनके आगे के सफल जीवन के लिए वो उन्हें कपड़े, गहने, साल भर का राशन और प्रति जोड़ा 1-1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, ताकि आने वाला वक्त इन नवविवाहित जोड़ों के लिए खुशहाल हो।
जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। सर 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 प्लीज। माधव, मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब आ गए। आइए मिनिस्टर साहब आइए। अरे कम ऑन माधव, ऐसे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिनिस्टर और तुम बिजनेसमैन होने से पहले ना हम पुराने दोस्त हुआ करते थे। थैंक यू नारंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस यस। लेकिन क्या करे बॉस, देख रहे हो मीडिया भी है इधर और पब्लिक भी, थोड़ा फॉर्मल होना तो बनता ही है। हाँ कम, आई मेक यू मीट हिम फर्स्ट। सर सर प्लीज। नारंग, नमस्कार सर। नमस्ते। मीट माय ब्रदर। हेलो सर। किशन भारद्वाज। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और ये है नारंग, अब सॉरी मिस्टर अनिल नारंग, या कहें मिनिस्टर अनिल नारंग। विमेन्स वेलफेयर और चाइल्ड मिनिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू फॉर कमिंग सर, नाइस टू मीट यू। बैठिए बैठिए। तुम तैयार रहो, किसी भी वक्त वो यहाँ से निकलने वाली है। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपके घर के बाहर एम्बुलेंस लेके खड़ा है मैं। ठीक है। मिस्टर भारद्वाज के पिताजी अशोक भारद्वाज बेहद महान व्यक्तित्व के इंसान थे। नेकता और उदारता इनकी जीती जागती मिसाल थे। उनसे सीखना, उनसे बातें करना अपने आप में एक प्रेरणा थी। उनकी महानता, उनके सच्चे व्यक्तित्व का परिचय करवाने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। भारद्वाज चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी शुरुआत अशोक भारद्वाज जी ने सन 1960 में की थी। इस संस्था के जरिए उन्होंने लाखों जिंदगियों का उद्धार किया है। कई गरीबों के जीवन में उन्होंने रोशनी के वो दिए जलाए हैं कि आज वो सब किसी न किसी स्तर पर स्थापित हैं। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की आर्थिक मदद, सामूहिक विवाह, ये सब उनकी धरोहर है, जिन्हें उनके बच्चे मेनका और माधव भारद्वाज ने बखूबी आगे बढ़ाया है और निभाया है। अच्छा क्या हो गया सबको? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस कल सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना और मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मुझे तो इस काम वाले पे पहले से शक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करोगे? साहब जी मैंने क्या किया? एकदम चुप। फिर जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया, फिर तुमने नया प्लान अपनाया, ऐसे फंसाने का, ऐसे जलील करने का। इतना गिर गई तुम। ये माधव जी के साथ जो लड़की खड़ी है, ये वही वीडियो वाली लड़की है ना?
नहीं, ये वीडियो झूठ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वीडियो फेक है और ये लड़की फ्रॉड है। नारंग जी, आप माधव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माधव ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो दिल का बहुत अच्छा है। इस लड़की की हालत देखकर उस लड़की पर तरस खाकर माधव उसे यहाँ हमारे घर ले आए। लेकिन उसके बाद ये लड़की माधव को ठगने लगी। जब इसके प्लान के बारे में हमें पता चला तो हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। बस गुस्से में आकर उसने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। प्लीज हमारी बात सुनिए। हम आप लोगों से विनती करते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस 1 घंटे के बाद हम शादी की रस्में शुरू करेंगे। एक छोटी सी रुकावट है जिसे हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। कमिश्नर साहब भी यही हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं ना। हम उस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करवा लेंगे। आप यही रुके, हम अभी आते हैं। माधव, क्या कर रहे हो तुम? लोग देख रहे हैं, अब तमाशा मत बनाओ। अंदर चलो और इससे बात करो। अब चुप क्यों? बोलो, इतनी वाहियात हरकत क्यों की तुमने? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस चीज का बदला ले रही हो हमसे? हाँ हाँ बोलो आराधना, क्यों किया तुमने ये सब? अरे भैया ने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुम्हें सड़क से उठाकर घर पर लेकर आए और तुमने उनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। ये क्या है? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस साहब, मैं कल सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। साहब जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। और मैं तो आपके साथ थी ना, आपसे बात कर रही थी, तो फिर मैं कैसे? नहीं माधव, इस लड़की की बातों में बिल्कुल भी मत आना। भोलेपन के नाम पर छलावा है ये। अपने इस नाजायज बच्चे का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल पाई, इसलिए इतना बड़ा इल्जाम उसने तुम पर लगाया है। पहले दिन जब ये लड़की इस घर के अंदर आई थी, उसी दिन उसे पता चल गया था कि तुम्हारे लिए ये घर और इस घर की इज्जत कितनी मायने रखती है। और इसने तुम्हें उसी जगह पर वार किया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। इतनी बड़ी धोखेबाज, इतनी एहसान फरामोश लड़की मैंने जिंदगी में देखी नहीं। आई स्वेयर बड़े भैया, इतनी फेकनेस, इतना झूठ, इतना धोखा भला किसी इंसान के अंदर कैसे भरा हो सकता है? अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बड़े भैया ने तुम्हारा कि तुमने उनकी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी? अरे माधव की जिंदगी क्या, हम सबको बाहर से घर निकलना, सांस लेना दुश्वार कर दिया इस लड़की ने। झूठ का ऐसा डंका बजाया इस पूरे शहर में। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर सच में बताने की कोशिश करेंगे ना, तब भी हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा सब माफ कर दिया था मैंने। आराधना, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सपोर्ट उस हाथ को ही काट दिया। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं तो ये घर छोड़कर जा रही थी ना वैसे भी, तो ये सब करके मुझे क्या मिलता? बात हद से आगे बढ़ गई है। इस माहौल में ज्यादा रहे ना तो हम पे भी कीचड़ उछलने लगेगी। सर, माधव जी ने आपके लिए खुद कैंपेनिंग की थी। उनका साथ
हमारी पार्टी और आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से हम गए तो लोगों को लगेगा माधव भारद्वाज गलत है और ये हमारे लिए भी गलत होगा। सर मेरी मानो तो थोड़ी देर रुक कर देखते हैं। घर से जाने से पहले अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? हम नहीं जानते कि तुम किस कीचड़ से निकल के आई हो, लेकिन वो कीचड़ हमारे दामन पर लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम जी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जी गजब हो गया। जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लगता है बाहर सड़क पर प्रेस वालों की बारात लगी है। अरे बाहर शादी में इतने गेस्ट नहीं है जितने रिपोर्टर्स हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। सच जितनी धीमी आंच पर पक कर बाहर आता है, हवाई उतनी तेज हवा में उड़ती है। भैया मिनिस्टर साहब यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ भैया, वो कह रहे हैं कि वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए आपसे दूर हो रहे हैं भैया। माधव, मिनिस्टर को रोको। अगर ये चले गए ना तो बात और बिगड़ जाएगी। अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उनके पास होना चाहिए, वहां सिचुएशन संभालनी चाहिए ना यार। किशन, कैसे संभालूं भैया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ एक साथ हो रहा है। बाहर प्रेस रिपोर्टर्स जमा होते जा रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर साहब पैनिक कर रहे हैं और लोग बेकार की बातें कर रहे हैं भैया। 1 की 2 और 2 की 4 बना रहे हैं। अब आप ही बताइए कैसे हैंडल करूं ये प्रेशर? क्या जवाब दूं सबको? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे? जब इल्जाम मुझ पे लगा है तो जवाब भी मैं ही दूंगा। हाँ, और किस बात का डर है मुझे? जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। तुम एक काम करो, एसपी साहब को फोन करो और उन्हें इमीडिएटली यहां पर बुलाओ। अब वो पता करेंगे कि सच क्या है और जिसकी गलती है उसे सजा जरूर देंगे। इस लड़की ने सिर्फ अच्छाई देखी है मेरी, मेरा गुस्सा तो इसने देखा ही नहीं। अब ये लड़की माधव भारद्वाज का दूसरा रूप देखेगी। माधव, सही फैसला लिया तुमने। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। इसे इसकी असली औकात वही पता चल जाएगी। लेकिन पुलिस केस में तो बहुत टाइम लगेगा भैया। लगने दो, सड़ने दो इस लड़की को जेल में। इसी के लायक है। पर जीजी, इसका बच्चा कहाँ रहेगा? भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में। यह हरकत करते वक्त इस लड़की ने अपने बच्चे के बारे में तो नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। किसी और की सजा इस बच्चे को नहीं मिलेगी। ये बच्चा इधर ही रहेगा और हमारा परिवार ही उसकी देखभाल करेगा। एंड दैट्स फाइन। कोई है जो इस घर में मेरे बच्चे को मार देना चाहता है। जी मिस्टर भारद्वाज। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट दिस वुमन। इसने मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की और मुझे मेरे घर परिवार को डिफेम करने की कोशिश की। तो फ्रॉड और डेफेमेशन दोनों केसेस इस पे लगने चाहिए। अरेस्ट। कांस्टेबल, बच्चे को ले लो। बच्चा दो मुझे। नहीं, मैंने कहा ना बच्चा दो।
नहीं मैं बच्चा तुमको देना पड़ेगा। मेरे बच्चे को यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। तो तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं दूंगी। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। रुकिए। बच्चा कहीं नहीं जा रहा आराधना, बच्चा कहीं नहीं जा रहा है। चलो चलो यहाँ से, मैंने कहा ना चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चलो चलो यहाँ से, चलो। विनायक, नहीं मेरा विनायक, नहीं विनायक। मुझे निकालो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। मुझे मेरे घर जाना है। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, मेरा मेरा विनायक कहाँ है? मेरा विनायक कहाँ है? मेरा विनायक। मेरा विनायक जल जाएगा धूप में, उसे उठाओ कोई, मुझे निकालो यहाँ से। विनायक खोलो मुझे, मेरे बच्चे को बचा लो कोई, मुझे मेरा विनायक चाहिए, कोई उसे दे दो। विनायक विनायक साहब जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। विनायक को मुझे दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। चंदा लो। ए! अरे पकड़ो उसे, भाग रही है वो। रुको आराधना। रुक। माधव, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया को अपना सच बताना है। बड़े भैया, दुनिया को सच बताने मतलब? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज आपने बहुत कुछ देख सुन लिया है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मैं झूठ बर्दाश्त करता हूं। और ये वीडियो जो आपने देखी, ये बिल्कुल झूठी है। उस लड़के के खिलाफ हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी है। देखिए, ये जो सच है वो सबके सामने आएगा और जल्दी आएगा। प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए हमें। पुलिस और सारे लोग तो मेरे ही पीछे हैं। कहाँ जाऊं मैं? कैसे कैसे बचूं इनसे? क्या करूं अब मैं?
चंदा दीदी ने बताया था कि सीढ़ियों के पास एक कोई स्टोर रूम है, मैं वहां जा सकती हूँ। शांत हो जा विनायक, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कभी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जा। हमने ये प्लान तो नहीं बनाया था आराधना को रास्ते से हटाने के लिए, तो फिर ये हरकत किसने की? हो ना हो ये जरूर उस विलास का ही काम है। नहीं, अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। हर बार अपनी बेवकूफी की वजह से मेरे प्लान पर वो पानी फेर देता है। हेलो, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि इस बार भी तुमने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। कितने बदले लोगे तुम हमारे भाई से? तुम्हें वो लड़की चाहिए थी ना, तो परोस के दे रहे थे ना थाली में। वो वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? ओ मैडम, दिमाग खराब मत करो मेरा। कुछ नहीं किया है मैं, कोई वीडियो वायरल किया नहीं। से इधर रुक के आरू का राह देख रहे, अभी तक आई नहीं है वो। पर हाँ, उसका वो वायरल वीडियो जरूर आ गया है मेरे पास। किधर है आरू? तो क्या सच में तुमने वो वीडियो नहीं बनाया? अरे मैं काय को बनाएगा मैडम? मेरे को अगर सामने से आरू मिल रही है, मैं अपना नुकसान काय को करके लेगा? ये देखो, जल्दी भेजो आरू को। हाँ? इधर ही शुरू का है मैं। किधर है? हेलो? कौन है ये नया इंसान जिसने हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर दिया और हमें भनक भी नहीं लगी? किशन, डिंपल, माधव से चिढ़ते तो हैं ये दोनों, पर इनके पास इतना दिमाग है कि ये इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके? ना हम, ना किशन, ना विलास, ना डिंपल, कहीं वो आराधना? तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा सब माफ कर दिया था मैंने आराधना। तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सपोर्ट, उस हाथ को ही काट दिया। इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। किस बात की परीक्षा ले रहे हैं आप पापा? साहब तो इतने अच्छे हैं, हमेशा उनके साथ ही क्यों होता है ऐसा बुरा? पहले दामिनी जी दूर हो गई उनसे, और अब वो चाहकर भी अपने बच्चे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। हालात ऐसा होने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे पहले कि ये नया दुश्मन मेरा कोई और भारी नुकसान करे, मुझे उसे ढूंढना होगा। कौन है वो? डोंट वरी नारा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और बहुत जल्द मेरा सच सबके सामने वापस आएगा। और अब उस लड़की को अरेस्ट भी किया जा रहा है। बुरा मत मानना माधव, लेकिन तुम्हें नहीं लगता? लेकिन उस लड़की ने जो आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा गंभीर है। झूठ चाहे जितना गंभीर क्यों ना हो, झूठ झूठ ही रहता है। और जो आरोप उसने लगाया है उसका ना कोई सर है ना कोई पैर, लेकिन एक दिन सच सामने आता ही है। एंड आई एम श्योर मेरा सच सबके सामने बहुत जल्द ही आएगा। आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया।
लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, वो सिर्फ झूठ और कुछ नहीं है। और मुझे इस देश के कानून, उसके न्याय और हमारी शहर की पुलिस पर पूरा भरोसा है। और अगर किसी को कोई भी सवाल है जो वो अभी मुझसे पूछना चाहता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़े लोगों की बातें सच कम दिखावा ज्यादा होती है। बड़े बड़े दान पुण्य की आड़ में घटिया हरकतें करते हैं। सही कह रहे हो। यहाँ गरीब लड़कियों का कन्यादान कर रहे और वहाँ अपने ही बच्चों को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। हम तो इसीलिए इन बड़े लोगों के चोचलों से दूर ही रहते हैं। अपनी बेटी को 4 कपड़ों में विदा करना मंजूर है, पर ऐसे परिवार से अपनी लड़की की शादी नहीं करवानी जो लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते। सर, क्या आप उस लड़की को जानते हो? हाँ। कहाँ मिले थे आप उससे? क्यों मिले थे? उसने आप पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? इत्तेफाकन मैं उससे मुंबई में मिला था, और जो इल्जाम उसने लगाए हैं, we all know she's lying. बिल्कुल सही वक्त पर आई थी मैं उस दिन माधव से बात कर। जब मैंने देखा कि माधव और आराधना बात कर रहे हैं, तब मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड की और वीडियो एडिट करके न्यूज चैनल में भेज दिया। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ तो आपके सामने हुआ। हमने सारे प्रोसीजर्स भी फॉलो की थी। पूरी कोशिश करना कि तुम उसे ढूंढ पाओ, वरना ये दुआ जरूर करना कि मुझे ये नहीं पता चले किसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और अगर ये बात सच्ची निकली तो मैं तुम्हारी दुनिया इतनी छोटी कर दूंगा कि ना तुम भाग पाओगे, ना कहीं छिप पाओगे। सिर्फ पेट में पलने वाले बच्चे के बाप का किया जा रहा है। उसी ने मेरा आनंद सदन बंद करवाया है। एक तो बेरहम आदमी है। मैं तो तुम्हारी भलाई कर रही थी माधवदास, तुम्हें पाप बनने का सौभाग्य दे रही थी। तुम्हारी पत्नी की मौत मेरी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे जेल भिजवाया, मेरा आनंद सदन बंद करवाया, पूरे दादर में मेरे नाम पर कीचड़ उछलवाई, जेल में दिन गिन रही थी, सही वक्त और मौके का इंतजार कर रही थी। माधव जी, अगर उस लड़की की बात सच निकली तो आप क्या करोगे? वो लड़की झूठ बोल रही है। पर सर, एक लड़की अपने बच्चे के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्या आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण अपने बच्चे को ठुकरा रहे हो? जरा भी नहीं। या फिर आपके पत्नी की मौत के बाद आप उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और इसीलिए आप उसे सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? What nonsense! अपनी इज्जत और नाम बहुत प्यारा है ना तुम्हें माधवदास, आज मैंने तुमसे वही छीन लिया। मेरा बदला पूरा हो गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।